आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या फिर संगीत बजना। तूती बोलना, देखिए इसमें कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं आपको खुद आंसर देना होता है, समझने का फेर होता है। तो तूती बोलना यानी कि रोब होना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में आतंक होना या दबदबा होना, अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज होना। तिल का ताड़ करना, बात की बात नहीं और लड़ाई झगड़ा, छोटी बात को लेके झगड़ा होने लगा तो इसे आप क्या कहोगे? छोटी चीज को बड़ी कर देना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। कमर कसना, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम जो है आपके निकट हैं, तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपने कमर कस लेते हो, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें इतनी तैयारी करनी है। कमर कसना इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय करना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया, किसी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, पहली बार एग्ज़ाम दिया, क्रैक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आपने दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, तो आपने कमर कस ली, दृढ़ निश्चय करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए तैयार होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आउ, आड़ी, अक या बड़ा अ। गुजारा, वैसे तो ये प्रश्न गलत है क्योंकि गुजारा में आरा प्रत्यय होता है, तो ये प्रश्न पूर्ण रूप से गलत है, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पांचवा प्रश्न, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा? पिटाई, आई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो पिटाई, आई, तो पिटाई में आई जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव, आओ, आओ, बोलकर देखिए आप समझ में आपके आ जाएगा। चुनाव यानी लास्ट वाला शब्द, चुनाव में अ प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न हमारा है, राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। राक्षस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? राक्षस शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों दानव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आठवां प्रश्न है गाइस, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देव, सुर, अमर, अवनीत। देखिए अवनीत जो है ना ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अवनीत जो है ना ये अभद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। देव हुआ, सुर हुआ, अमर हुआ, ये देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब जैसे कि वसु, आदित्य, लेख, सुर, देव, अमर, ये सभी शब्द जो है ना ये देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है नमा, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का, निम्न में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? शुरुआत जो है ना गाइस, ये आरंभ का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या हमला। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए हमला जो है ना, ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभियोग हुआ, आक्षेप हुआ, इल्जाम हुआ, और भी होते हैं जैसे कि लांछन, दोषारोपण, अभियोग, आक्षेप। ये सभी शब्द जो है ना, ये आरोप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ऑप्शंस में अगर मान लीजिए भूषण या विभूषण, गहना, जेवर, जवाहरात, पदक दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असंभावना, असंभव, असंभाव या असंतोष। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों असंभावना। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध या असंतोष। संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? तो संकल्प का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों असंकल्प। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मान लीजिए ऑप्शंस में विकल्प दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प का विलोम से विकल्प भी होता है। वैसे तो असंकल्प दिया है, ये भी होगा, ये भी होगा। एक शब्द के कई पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सामान्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां प्रश्न क्या है? विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। तो विकास शब्द का होता है विलोम शब्द विनाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में हाश दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि विकास शब्द का विलोम शब्द हाश भी होता है। 16वां क्वेश्चन देखेगा, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है भाई? मित्र, मित्रता, असंकित या व्यस्त। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? मित्रता, यानी कि इसका अपोजिट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में भ्रातृत्व दिया जाए, भ्रातृत्व, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो वाग्दान का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों वाक धन दान। सिंपल सा प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो वाग्दान में प्रयुक्त संधि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। ये भी आपको ध्यान रखना, क्यों होगी वो भी जान लीजिए। का में आपको हलंत दिख रहा होगा, ये वाला इस प्रकार का, इस हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब आप उद्योग की संधि विच्छेद करोगे तो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? उत धन योग, ये जो है उद्योग की संधि होती है। तो ता में आपको उसमें ता में हलंत दिख रहा है आपको, तो मैं आपको क्या बताया था कि जहाँ में हलंत का निशान है वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। 19वां प्रश्न देखेगा, व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण, गुण संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे कि व्यायाम की संधि क्या होती है?
वी धन आयाम। आपने इसकी संधि कर ली और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्यायाम में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी। व्यायाम में हो जाएगी यण संधि। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। वी ए है, सी ए, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 20 से 23 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पढ़िए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 21वां प्रश्न देखेगा, पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए, ऊपर वाले पढ़ लीजिए। तो इसमें आप जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। इसमें देखिए 22वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। उनके एक पुत्र है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए शुद्ध वाक्य होते हैं या वर्तनी होती हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए ना कोई ट्रिक होती है ना इसकी कोई परिभाषा होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतने प्रश्न आप एग्जाम में सही कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अब इसमें 23वें प्रश्न में शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब देखिए आपसे अब क्या पूछा जा रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 24 और 25 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस, रांची ए बतिया सुन रोगे, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। तो इसमें कौन सा रस होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे हैं, तो अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनकी जो आंखें हैं वो भूखी हैं। तो अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के कारण वियोग कर रहे हैं, यानी वियोग का अर्थ क्या होता है? कष्ट में हैं, उनके दर्शन के लिए भूखी उनकी आँखियाँ, इसलिए यहाँ हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बनस जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस, संयुक्त श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। इसमें कौन सा रस होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा शांत रस। अब क्यों होगा शांत रस वो भी जान लीजिए। अच्छा इसमें ये बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिनस जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। पढ़िए, मन रे तन, मन जो है वो कागज की तरह होता है पुतला, लागे बुध बिनस जाए, छिन जाए गर्भ करे क्यों इतना, यानी उस पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें यह बताया जा रहा है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो एक सच है। मृत्यु के बाद जो भी रह जाता है सब नीचे ही रह जाता है, अपने साथ में कोई कुछ भी लेकर नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर शांत की रस की बात की कि इंसान को अपना जीवन जो है शांतिपूर्वक बिताना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर निर्वेद की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आपसे ये पूछा जा रहा है गाइस कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना वीर रस को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या? जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव? अद्भुत रस, करुण रस, विपत्तर रस या श्रृंगार रस। जुगुस्सा, तो जुगुस्सा जो है ना गाइस ये विपत्तर रस का स्थायी भाव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? अब देखिए
ये तो आपको पता चलेगा कि जुगुप्सा का स्थायी भाव भीतर रसरोध होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है संलग्न शब्द कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। शम धन लग्न। जब आप इसकी संधि करोगे ना तो संलग्न को क्या करोगे, शम करोगे ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो संलग्न में सम जो है ना ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए यार, और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अब जैसे दुस्साहस है, इसमें आपको उपसर्ग की पहचान करनी है। तो दुस्साहस शब्द में क्या उपसर्ग होगा, स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था दुष्दन साहस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। पौराणिक, पुराणिक हो गया, पौराणिक होगा। वैसे तो पौराणिक ही कहा जाता है, तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है अंतर्राष्ट्रीय को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जब आप लिखोगे ना, अंतर्राष्ट्रीय लिखने का तरीका ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है, देखिए अंतर्निहित जो है ना लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न क्या, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुपर्याय समास। तो राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो जो है वो द्वंद्व समास होते हैं। राधा और कृष्ण यही कहोगे ना आप, तो राधा और कृष्ण हो जाएगा इसका, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुपर्याय समास। त्रिभुवन, तो मैंने आपको क्या बताया, तो संख्यावाची शब्द होता है वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो त्रिभुवन ये संख्यावाची शब्द 3 निकल रहा है इसमें, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्भय शब्द में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। द्वंद्व या द्विगु। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो। मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी, जहां पर नी हो, यथा हो, अनु हो, प्रति आ जाए, मान लीजिए बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। अब जैसे निर्भय है, नी है, देखिए है निर्भय, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, गौशाला में समास बताइए। गो का शाला, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव या तत्पुरुष। अब जैसे गो का शाला, कर्ता ने कर्म को का, गौ अलग है, शाला का, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, गौशाला। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, दोहे में कितने चरण होते हैं। 2, 4, 6 या फिर 8। दोहे में कितने चरण होते हैं, तो दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अक्सर आपसे पूछ लिया जाए कि दोहा जो है ये कैसा छंद है, तो दोहा जो है ना ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान में रखना है। 38वें क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है भाई। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी
तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। 39वां प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 40वां प्रश्न है हमारा, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नाम्बर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों नागार्जुन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, आपसे ये पूछा जा रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु या अजय? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? अजातशत्रु कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42वां प्रश्न है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसको क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए ना कोई ट्रिक होती है, सिर्फ समझने का फेर होता है। अगला प्रश्न है, कमल नयन को क्षाणी महंतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक? रूपक अलंकार होगा इसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। रूपक अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जा रहा है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल? तो देखिए यहाँ पर आपको समूहवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। अंगूर जो है ना गाइस, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 40वां प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो लड़का जो है ना गाइस, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा विकारी शब्द होते इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक या विशेषण? आंसर आपका जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, विशेषण। 48वां क्वेश्चन, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, अधिकरण या संप्रदान? तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। तो पर किस में? अधिकरण में मैं पै पर आ रहा है, मैं पै पर। तो और यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? सर्वनाम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक? गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी पहली क्लास थी UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए। आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।